हेलो एवरीबॉडी। आज आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक है हीट, जिसको कि हम कहते हैं उष्मा। तो उष्मा के बारे में आपको मैं आज रूबरू कराऊंगा। आप इसे अच्छी तरह से समझने का कोशिश करिए। उष्मा आखिर है क्या? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी पदार्थों के अणुओं के गति के कारण उत्पन्न होते हैं, है ना। अगर कोई वस्तु गर्म है तो इसका मतलब कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर गतिज ऊर्जा है, यानी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। वो उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ही वो वस्तु गर्म है। अर्थात मॉलिक्यूल्स जब गति करते हैं तभी उसके अंदर क्या होता है, हीट उत्पन्न होते हैं। एक हम बहुत ही साधारण उदाहरण देते हैं कि जब हम अपने हाथों को एक दूसरे के साथ इस तरह से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हीट उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे हाथ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करने लग जाते हैं, अर्थात वो गति करने लग जाते हैं और गति करने से ही उष्मा उत्पन्न होते हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि उष्मा उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण है। किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स है, जो अणु है, वो गतिशील होने लगते हैं, तीव्र वेग से गतिशील होने लगते हैं, जिससे कि वो वस्तु हीट उत्पन्न करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पत्थर को अगर पत्थर से टकराया जाए, या फिर आप देखे होंगे कि जब भी कैंची या और भी विभिन्न प्रकार के उपकरण को धार दिया जाता है तो उस समय हीट उत्पन्न होता है। तो आखिर ये हीट उत्पन्न हुआ कैसे? ये घर्षण से उत्पन्न हुआ। घर्षण होने से ही उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, काफी तेज गति से मूवमेंट करने लग जाते हैं, जिससे कि हीट उत्पन्न होते हैं। लेकिन अब बात आता है कि हीट को हम लोग कैसे माप सकते हैं या कैसे जान सकते हैं। तो जनरली आप कहेंगे कि हम तो छू करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हीट ये गर्म है अथवा ठंडा है। हम लोग ये समझते हैं जनरली कि हम किसी वस्तु को अगर छू कर देखते हैं तो पता चल जाता है कि वो वस्तु गर्म है अथवा ठंडा है। लेकिन आप ऐसा नहीं बता सकते हैं। एक्चुअल में आप कितना गर्म है कितना ठंडा है किसी वस्तु के बारे में आप बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। आपका हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिए और तब आप बताइए क्या आप टच करके बता सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडा है ना। उसके लिए एक आपको प्रयोग करना पड़ेगा। वो प्रयोग क्या है? आप एक लीटर वाला बर्तन लीजिए, उसके अंदर आप गर्म पानी अर्थात 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी, आप जिसमें कि आप हाथ डाल सके, आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी एक गमला में ले लीजिए। और दूसरा गमला में आप कैसा पानी लीजिए, तो जो मीडियम गर्म है, यानी 20 डिग्री या फिर 25 डिग्री टेम्परेचर गर्म पानी को लीजिए। और तीसरा गमला में आपको बिल्कुल ठंडा पानी ले लेना होगा जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो। अर्थात बर्फ को पिघलाने के बाद जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को आप क्या करें, एक तीसरा उपकरण में ले लीजिए। समझ में आ गया? 3 गमला लेंगे। पहला गमला में आपको थोड़ा सा ज्यादा गर्म पानी लेना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी को लेना है। दूसरा में आप 20 डिग्री ले सकते हैं या 15 डिग्री आप ले सकते हैं। और तीसरा जो लेना है उसमें कितना लेना है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी बिल्कुल अभी पिघला हुआ मतलब बर्फ का जो जल होता है वो ले लीजिए। आप क्या करें, आप दोनों हाथों को बारी बारी से क्या करें, बारी बारी नहीं, एक साथ ही आप क्या करें, उस जो 50 डिग्री टेम्परेचर वाला गमला है उसमें आप हाथ डालिए और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो जल है उसमें हाथ डालिए। दोनों में हाथ डालने के बाद आप क्या करें, बीच वाला जो गमला है जिसमें कि आप 20 डिग्री टेम्परेचर का पानी रखे हैं, अर्थात जिसमें कि शीश गर्म पानी रखे हैं, उसमें हाथ डालिए। आप ये बता नहीं सकेंगे कि कौन सा पानी गर्म है कौन सा पानी ठंडा है। अर्थात इसमें आपको होगा क्या कि जो आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाथ डाले हुए थे उस से हाथ निकालकर जब आप 20 डिग्री वाला में डालेंगे तो आपको बताइए यहां पे कैसा महसूस होगा। कैसा महसूस होगा? आपको ठंडा महसूस होगा। और जो आप ठंडा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला में हाथ डाले हुए थे उस हाथ को निकालकर अब जब बीच वाला में आप डालेंगे
तो आप देखेंगे कि वहां पे आपको गर्म महसूस होगा। तो ये कैसे हो गया कि ठंडा महसूस हो रहा है जबकि वो पानी क्या है, गर्म है। क्योंकि जब हम ठंडा से हाथ निकाल करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जल से हाथ निकाल करके अगर मध्य वाला में डालते हैं, बीच वाला गमला में डालते हैं जिसमें कि 15 डिग्री टेम्परेचर था, तो वहां पर हमको गर्मी महसूस हो रहा है। परंतु जब हम गर्म पानी में हाथ डाल करके जब कम गर्म वाले पानी में हाथ डालते हैं तो हमको बिल्कुल ठंडा महसूस हो रहा है। तो आप टच करके किसी भी प्रकार के ऊष्मा का माप नहीं कर सकते। तो अब बताइए कि ऊष्मा को माप करने के लिए आपको किस उपकरण की आवश्यकता होगी। तो आप बताएंगे कि ऊष्मा को माप करने के लिए हमें थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ती है ना। थर्मामीटर वह उपकरण है जो किसी भी पदार्थ के ऊष्मा का माप करता है, अर्थात उसके अंदर कितना टेम्परेचर है, उसके अंदर कितना ताप है, उस ताप मात्रा को वो क्या करता है, मापता है। अब देखिए ऊष्मा और तापक्रम ये दोनों में फर्क है। ऊष्मा जो होता है वो कैलोरीमीटर नामक एक यंत्र है, उसके द्वारा मापा जाता है। यानी उसके अंदर कितना कैलोरी हीट है, इसको अगर हम जानना चाहेंगे तो कैलोरीमीटर एक यंत्र होता है, उसके द्वारा हम उसमें उस ऊष्मा को माप सकते हैं। परंतु अगर थर्मामीटर अगर हम उसका टेम्परेचर मापना चाहते हैं, तापक्रम मापना चाहते हैं, तो उसके लिए हम थर्मामीटर का व्यवहार करते हैं। तो आप थर्मामीटर का जब बात उठा है तो आप एक थर्मामीटर के बारे में आप अच्छी तरह से समझिए, वो है क्लिनिकल थर्मामीटर। अब ये क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है, यानी जिसको कि हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, ये किस प्रकार का थर्मामीटर होता है। ये खास करके ह्यूमन बींग्स का शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए ये एक स्पेशल टाइप का थर्मामीटर बनाया जाता है, जिसका कि निम्न नियत बिंदु 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और उच्च नियत बिंदु 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ताकि मनुष्य के शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 95 से नीचे नहीं जा सकता है, ना ही 110 से ऊपर जा सकता है। इसलिए उसको एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है ताकि वो ह्यूमन बींग्स के अंदर का जो टेम्परेचर है उसी को माप सके, इसलिए उसका नाम दिया क्लिनिकल थर्मामीटर। अच्छा, ये थर्मामीटर होता कैसा है। तो ये थर्मामीटर जनरली क्या होता है कि उसका जो सामने वाला भाग होता है वो धातु का बल्ब होता है जिसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है, और उसका शेष जो हिस्सा होता है वो ट्रांसपेरेंट कांच होते हैं, उसी का बना हुआ होता है, जिसके बीच में क्या होता है, एक पाइप नुमा रचना होता है जिसमें मरकरी ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो इस तरह का एक थर्मामीटर होता है जिसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। अब इस क्लिनिकल थर्मामीटर का व्यवहार हम लोग कैसे करते हैं, कहा जाता है कि इसके अंदर जो मरकरी भरा हुआ रहता है वो मरकरी बहुत ही विषाक्त होते हैं, बहुत ही जहरीला होते हैं। इसलिए इसको बड़ा ही सावधानी से हम लोग क्या करते हैं, इस थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर खुदा खास्ते ये टूट जाए या फूट जाए तो इसके अंदर का जो मरकरी जहर है वो बाहर निकल जाएगा और वो हमारे शरीर के भीतर जाने से ही प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इसके लिए हम लोगों को क्या कर सकना चाहिए, बहुत ही इसका सावधानी बरतना चाहिए। थर्मामीटर का यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस थर्मामीटर को झाड़ते हैं, जर्क करते हैं, जर्क देते हैं। थर्मामीटर को झाड़ने का कारण क्या होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति का टेम्परेचर मापते हैं तो उस समय क्या होता है कि वो जो मरकरी होता है उस थर्मामीटर में ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, और अगर बिना झाड़े हम दूसरे व्यक्ति को अगर हम इसको टेम्परेचर मापने लग जाएं तो क्या होगा, वो टेम्परेचर वहां से और ऊपर उठ जाएगा, जिसका कारण कि उसका जो सही टेम्परेचर है वो नहीं बता पाएगा। इसलिए हम थर्मामीटर को मापने के पहले जर्क करते हैं। ठीक है, जर्क करने से क्या होता है, उसके अंदर जो ऊपर पारा उठा हुआ होता है वो जो मरकरी ऊपर की तरफ उठ जाता है, वो मरकरी धीरे धीरे करके क्या होता है, उस बल्ब के अंदर संग्रहित हो जाते हैं। अब हम किसी को भी मापने के लिए सबसे पहले उसको हम एक ऐसा सॉल्वेंट में डाल करके उसको ठीक कर लेते हैं, मतलब उसको कीटाणु रहित कर लेते हैं, है ना, जो कि किसी दूसरे व्यक्ति में संक्रमण ना हो सके। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर हम थर्मामीटर से देख रहे हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति रोगी हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का वायरल या बैक्टीरियल बीमारी हो सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए उसको एक डिसइंफेक्टेंट में डालकर उसको सॉल्वेंट में क्या करते हैं, उसको धो लेते हैं अच्छी तरह से। धोने के बाद तभी हम क्या करें, दूसरे व्यक्ति को उसका इस्तेमाल करें।
क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, थर्मामीटर का इस्तेमाल जीभ के नीचे उसके जो बल्ब होते हैं उसको डालते हैं। डालने के बाद क्या होता है कि उसके शरीर का जितना टेम्परेचर होता है उस हिसाब से मरकरी क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। और उस जो थर्मामीटर का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें पैमाना बना हुआ होता है। उस पैमाना को हम पढ़ लेते हैं कि आखिर इसका शरीर का टेम्परेचर कितना है। नॉर्मल शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके ऊपर अगर होता है तो हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या है, फीवर है। यानी 99 आ जाए या 90 100 आ जाए, 101 102, ये सब अगर हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये फीवर से ग्रसित हो गया है। और उससे अगर कम रहता है तो हम उसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर वाले व्यक्ति उसको बोलते हैं। परंतु और नीचे अगर हो जाएगा तो फिर उसका शरीर ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों ही बीमार कहे जाते हैं। अगर ज्यादा ठंडा हुआ तो भी बीमार, और अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो भी बीमार कहे जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उस थर्मामीटर का यूज करते हैं। अब क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसके लिए हम लोग सावधानी बरतें तो क्या बरतें। तो इसका सबसे पहला सावधानी है कि जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति का टेम्परेचर मापना चाहते हैं तो उसके पहले इसको अच्छी तरह से हम क्या करें, अल्कोहल में इसको साफ कर लें, ताकि इसमें सैनिटाइजर में इसको धोकर साफ कर लें, ताकि इसके अंदर जो भी कीटाणु है, जीवाणु है, वो मुक्त हो जाए और अगला जो व्यक्ति है वो संक्रमित ना हो सके। पहला कारण। दूसरा, इसको अच्छी तरह से साफ करके रखना चाहिए। जब भी प्रयोग करें तो इसको अच्छी तरह से साफ करके रख लेना चाहिए, और रोगी को टेम्परेचर मापने के पहले भी इसको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसे गर्म पानी में कभी भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री टेम्परेचर होता है, या फिर 90 डिग्री हो या 80 डिग्री हो। उसमें अगर हम थर्मामीटर को डालेंगे तो चूंकि इसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, जो बहुत ही कम टेम्परेचर होते हैं। अगर हम गर्म पानी में धोएंगे तो निश्चित रूप से इसका पारा का विस्तार इतना ज्यादा होगा कि वो नली को फाड़ देगा और वो नली आपका फट जाएगा। इसलिए कभी भी हम इसको गर्म पानी में ना धोएं, ठीक है। और टेम्परेचर देखने के पहले उसको हम झाड़ करके थोड़ा सा जर्क कर लेते हैं, ताकि वो जो मरकरी ऊपर चढ़ा हुआ है वो बल्ब के अंदर चला आए। तो इस तरह से हम इसमें सावधानी बरत सकते हैं। अब एक जो क्वेश्चन विद्यार्थी को बार बार पूछा जाता है वो होता है कि थर्मामीटर के अंदर या क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर पारा जो भरा जाता है, तो आखिर ये पारा क्यों भरते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। आखिर पारा भरते हैं, दूसरा मटेरियल हम क्यों नहीं भर दिए इसमें। तो पारा भरने का क्या कारण है, ये आप देखिए। सबसे पहली बात है कि जो मरकरी होते हैं या पारा होते हैं उसका स्पेसिफिक हीट बहुत लो होते हैं। स्पेसिफिक हीट कहने का मतलब होता है कि उसके अंदर जो विशिष्ट ऊष्मा है वो बहुत ही कम होते हैं। अर्थात इसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाते हैं, अर्थात ये इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब प्रसार इसका ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमको तो थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो हमको चाहिए कि वो विस्तार दिखाए कि ये टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसलिए इसका स्पेसिफिक हीट लो होने के कारण हम इस तरह के जो लिक्विड मेटल है उसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कारण क्या है कि ये ओपेक होते हैं। ओपेक मतलब होता है ये अपारदर्शी होते हैं, कि जब भी नली के अंदर हम पारा डालते हैं तो वो अगर ओपेक होगा तो क्या होगा, वो कितना ऊपर चढ़ रहा है वो हमको अच्छी तरह से दिखाई देगा कि टेम्परेचर उसका कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, हमको अच्छी तरह से पैमाना में हम पढ़ सकते हैं। अर्थात ये अपारदर्शी होते हैं, जो कि पैमाना को अंकित करने में या पैमाना को जानने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तीसरा कारण क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट काफी मैक्सिमम होते हैं, काफी अधिक होते हैं। इसलिए हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसका व्यवहार कर सकते हैं। या ना तो ये थर्मामीटर के अंदर फ्रीज होंगे, ना ही थर्मामीटर के अंदर ये उबलने लगेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा मान लिया जाए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो, ठीक है, तो कम होने से क्या होगा कि थोड़ा ही टेम्परेचर में अगर बॉयल करने लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, थर्मामीटर फट सकता है। इसलिए इसका क्या कहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है
पारा का वो काफी उच्च होते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका काफी निम्न होते हैं, इसलिए इसका व्यवहार हम करते हैं किसमें, थर्मामीटर में करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है ये है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अर्थात ये जो हीट है वो उसको आसानी से क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ट्रांसफर कर देता है। तो इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। यही कारण है कि जब भी हम किसी व्यक्ति का शरीर का टेम्परेचर मापते हैं तो उस समय इसमें प्रसार आसानी से हो जाते हैं, अर्थात वो टेम्परेचर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं और पारा का एक्सपेंशन अच्छी तरह से होते हैं। और जो एक कारण है वो है आपका यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, मतलब कि प्रत्येक एक जूल एनर्जी अगर हम उसमें डालते हैं तो उसका प्रसार उसी अनुपात में होता है ना। इसलिए हर एनर्जी के लिए मतलब एक समान एनर्जी के लिए समान अनुपात में ही उसका एक्सपेंशन होता है। तो इस तरह से हम जान गए कि थर्मामीटर में हम लोग पारा का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, आप अभी थर्मामीटर के बारे में अच्छी तरह से समझ गए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इस तरह के थर्मामीटर में जो पारा का यूज किया जाता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। कहीं कट फट जाने से वो क्या हो जाता है कि वो पारा इधर उधर कटे हुए अंग में ना लग जाए या फिर हमारे शरीर को क्षति ना पहुंचाए। इसके लिए अभी एक डिजिटल थर्मामीटर बन गए हैं। डिजिटल थर्मामीटर को कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें पारा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जब मरकरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो उससे आसानी से क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को माप सकते हैं। वो डिजिट में आपको नंबर दिखाएगा, आपका टेम्परेचर कितना है वो डिजिट में दिखा देगा, 90 पॉइंट इतना, या फिर जो जितना भी टेम्परेचर होगा वो आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जिस तरह से घड़ी में हम लोग डिजिटल घड़ी देखते हैं, घड़ी में टाइम देख लेते हैं, ठीक उसी तरह से उसमें क्या होता है कि वो दिखा देता है। ये बहुत ही सुविधाजनक होता है। एक और प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर, जिसको कि हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। उसका निम्न नियत बिंदु -10 डिग्री सी होता है और उच्च नियत बिंदु 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण वो थोड़ा ऊंचा तापक्रम को भी माप सकता है और काफी 0 डिग्री से लो टेम्परेचर को भी वो क्या कर सकता है, माप कर सकता है। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को मापने वाले यंत्र के बारे में समझ गए। अब हम जानते हैं कि ये जो हीट होते हैं वो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं हीट का। तो आज इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप अच्छी तरह से वीडियो देखते रहिए और समझने का कोशिश करिए। अब हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब हीट जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं, उसके लिए 3 मेथड उपयोग में लाए जाते हैं। पहला मेथड है जिसको कहते हैं चालन, या जिसको हम संचालन भी कहते हैं, उसको कहते हैं कंडक्शन, इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन। दूसरा होता है कॉन्वेक्शन, जिसको कहते हैं संवहन, और तीसरा जो होता है उसको विकिरण कहते हैं, जिसको रेडिएशन कहते हैं। तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन 3 विधियों के द्वारा संपन्न होते हैं। पहला हुआ संचालन, जिसको कहते हैं कंडक्शन। दूसरा हुआ संवहन, जिसको कहते हैं कॉन्वेक्शन, और तीसरा हुआ विकिरण, जिसको कहते हैं रेडिएशन। क्लियर, समझ में आ गया? 3 ही प्रकार के क्या होते हैं, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर होता है तो किस तरह से होता है। सबसे पहला देखिए कंडक्शन। आप अच्छी तरह से समझ जाइए कि कंडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा ठोस वस्तु में ही होती है। ठोस वस्तु में ऊष्मा अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, जैसे अगर एक रॉड लेते हैं, रॉड का एक छोर को हम हीट में डालते हैं और दूसरे छोर को अगर हाथ से पकड़े हुए रहते हैं तो कुछ ही समय पश्चात क्या होता है कि वो हीट हमारे दूसरे छोर में चले आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उसके अंदर जो मटेरियल है, उसके अंदर जो अणु है, वो क्या होता है, वाइब्रेट करने लगते हैं। जब भी हीट करते हैं तो वो अणु काफी तेज गति से मूवमेंट करने लग जाते हैं। अब ये हीट एनर्जी क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देता है, और वो हीट क्या करता है, तीसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है। इस तरह से मॉलिक्यूल्स का अपने ही स्थान पर मूवमेंट होता है, परंतु हीट एनर्जी जो होता है वो एनर्जी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होते चले जाते हैं। और इस तरह से जो अंतिम
छोर वाला जो मोलिकुल्स होता है उसके अंदर भी क्या होता है, ऊष्मा चले आते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन। अर्थात किसी ठोस सुचालक पदार्थ से होकर ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें अणुओं का मूवमेंट नहीं होते हैं, अर्थात अणु का मूवमेंट होते हैं परंतु अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, अपने स्थान में तरंगित होंगे परंतु स्थानांतरित नहीं होंगे। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं इसी को कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, मोलिकुल्स एक अपना एनर्जी, हीट एनर्जी को दूसरे मोलिकुल्स में ट्रांसफर कर देते हैं और इस तरह से अंतिम छोर वाले मोलिकुल्स भी हीट से युक्त हो जाते हैं, जिससे कि वस्तु गर्म हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण हमने आपको बताया, वो है एक रॉड को जब हम लोग क्या करते हैं, किसी मोमबत्ती, जलते हुए मोमबत्ती के सामने एक छोर को रखते हैं तो दूसरा छोर भी गर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये कंडक्शन का ही उदाहरण है। दूसरा आ जाइए जिसको कहते हैं कॉन्वेक्शन, जिसको कहते हैं संवहन। संवहन में क्या होता है वो समझिए। संवहन हमेशा क्या होता है, गैसीय और लिक्विड वाला अवस्था में, अर्थात तरल और गैस वाला अवस्था में संवहन होता है। संवहन में क्या होता है कि जो मोलिकुल्स होते हैं वो मोलिकुल्स गर्म होकर हल्का हो जाते हैं और वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। अर्थात यहाँ पे मोलिकुल्स का स्थानांतरण हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात वो ये ट्रांसलोकेशन हो जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर जाते हैं, वो भाग जाते हैं, हल्का होकर भाग जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम बताते हैं कि जब हम पानी को गर्म करते हैं, आप देखते हैं चाय बनते हुए जब आप देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस समय उबाल आता है तो उस समय आप गौर करिएगा तो क्या होता है कि नीचे का जो मोलिकुल्स होता है वो ऊपर की तरफ आता है, ऊपर ठंडा होने के बाद फिर वो भारी हो जाता है, भारी होने के बाद फिर नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो लिक्विड होते हैं उसको जब भी हम गर्म करते हैं तो जो उसके तली वाला जो मोलिकुल्स होते हैं वो हल्का होकर के ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि हल्का जो अणु होते हैं वो ऊपर ही उठने का काम करते हैं, जो भारी होते हैं वो नीचे बैठते हैं। तो इस तरह से ऊपर का जो भारी मोलिकुल्स है वो नीचे बैठते हैं और नीचे का हल्का मोलिकुल्स क्या होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। इस तरह से पूरे लिक्विड के अंदर ये मूवमेंट चालू हो जाता है, ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया, और जिससे कि पूरा जल क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है, वो भी गर्म हुआ, ये भी गर्म हुआ। तो देखिए कंडक्शन के अंदर जो गर्म हुआ वो हीट का केवल क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ, उसमें मोलिकुल्स का स्थानांतरण नहीं हुआ था। लेकिन यहां पे आप जो देख रहे हैं कि ये जो कन्वेक्शन हो रहा है, या जिसको कि हम कहते हैं संवहन की जो प्रक्रिया हो रही है, उस संवहन की प्रक्रिया में होता क्या है कि जो मोलिकुल्स होते हैं, हीट को ग्रहण करने वाले जो मोलिकुल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीट को लेकर के हल्का हो जाते हैं, मतलब वो लाइट हो जाते हैं, और लाइट होकर वो ऊपर उठ जाते हैं, और जो भारी मोलिकुल्स हो वो नीचे बैठ जाते हैं। अर्थात यहाँ पे मोलिकुल्स का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, और ट्रांसलोकेशन होकर के ही क्या होता है, पूरा लिक्विड गर्म होता है। तो जब भी हम गर्म पानी करते हैं तो उसमें कन्वेक्शन की क्रिया होती है, उसमें संवहन की क्रिया होती है, जिससे कि हमारा पूरा लिक्विड क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। क्लियर? तो आप कंडक्शन भी समझ गए, कन्वेक्शन भी समझ गए। अब आता है आखिरी, जिसको कि हम रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, रेडिएशन क्या है? रेडिएशन कहने का मतलब विकिरण। विकिरण में अब यहां पे देखें कि कंडक्शन में भी माध्यम की आवश्यकता है, कन्वेक्शन में भी माध्यम की आवश्यकता है, क्योंकि हम बोले उसमें ठोस में होता है, इसमें लिक्विड में होता है। लेकिन जो रेडिएशन होता है उसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि जब भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसके बीच में काफी क्या है, गैप है। गैप कहने का मतलब वो वहां पे हवा भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। सूर्य से पृथ्वी के बीच में निर्वात पाए जाते हैं, जब तक कि वो वायुमंडल में नहीं प्रवेश करते हैं उसके पहले क्या है, निर्वात है, मतलब वहां कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है। तो हवा नहीं है फिर भी हीट का होता है, पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो पृथ्वी पर आने का कारण क्या है, वो रेडिएशन है। रेडिएशन में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें डायरेक्ट क्या होता है, जो प्रकाश एनर्जी है या जो प्रकाश ऊर्जा है वो प्रवेश कर जाते हैं किसी भी पदार्थ के अंदर,
और वो फिर हीट एनर्जी उत्पन्न करते हैं और वही हीट एनर्जी फिर क्या होता है, हमारे वायुमंडल को गर्म करने का काम करता है। कहने का मतलब कि सबसे पहले रेडिएशन के द्वारा धरती के पास वो हीट एनर्जी पहुंचते हैं, जो लाइट एनर्जी होते हैं वो हीट एनर्जी के रूप में आ जाते हैं और वही हीट क्या करता है कि धरातल के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको गर्म करते हैं और धीरे धीरे फिर वायु के अंदर जो जलवाष्प होते हैं वो गर्म होने लग जाते हैं और इस तरह से पूरा वायु गर्म हो जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी जो ऊपर से पृथ्वी के ऊपर आया है, ठीक है, वही लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो हीट क्या करता है, पूरे वायुमंडल को गर्म कर देता है, जिससे कि हमें गर्मी महसूस होती है। तो इस तरह से बिना माध्यम के अगर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है, तो उसी को हम कहते हैं रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एक अंगीठी जलाते हैं, तो अंगीठी जलाते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अंगीठी जलाते समय अगर हम हाथ को साइड में रखते हैं, पार्श्व भागों में रखते हैं और एक टॉप में रखते हैं, तो दोनों स्थिति में गर्मी ज्यादा किस में महसूस होता है? तो हम लोग झट से बोलते हैं कि जब हाथ को हम हीट के ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो ज्यादा गर्मी महसूस होता है, लेकिन साइड में कम गर्मी महसूस होता है। तो साइड में जो हीट आया तो वहां पे चूंकि वायु भी नहीं है, क्योंकि जब गर्म जहां पे हम अंगीठी जला रहे हैं तो उसके आसपास का जो जलवाष्प है या जो जल के कण है वो सब तो हल्का होकर वहां से भाग गया, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, फिर भी हीट क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ और हमारे हाथों में आ गया। ठीक है, यही तो है विशेषता रेडिएशन का, कि उसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है ना। तो हाथों में आ गया, हमें गर्मी उत्पन्न कर दिया। और जब ऊपर हम हाथ रखते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि दो विधियों के द्वारा हीट हमारे हाथों में आते हैं। एक तो रेडिएशन के द्वारा आ ही रहा है, उसके साथ साथ कॉन्वेक्शन के द्वारा भी हीट हमारे हाथों में चले आते हैं, क्योंकि वहां का जो वायु होते हैं वो गर्म होकर के भी हमारा हीट को ट्रांसफर करते हैं और हाथ में जाते हैं। तो इस तरह से दो विधियों के द्वारा हमारे हाथों में वो हीट जाते हैं, जिसके कारण कि जब अंगीठी के ऊपर हाथ रखते हैं तो ज्यादा गर्मी महसूस होता है, लेकिन साइड बाय साइड रखते हैं तो गर्मी कम महसूस होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि आप एक और इसमें देखिएगा, एक टॉपिक होता है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझिए, है ना। लैंड ब्रिज कहने का मतलब कि जब धरातल से वायु, है ना, समुद्र के तरफ मूव करते हैं तो उसको हम लैंड ब्रिज कहते हैं, है ना। यानी जिस स्थान से होकर हवा जिधर प्रवेश करता है उसी के आधार पर उसका नाम होता है। और अगर समुद्र से हवा स्थल की तरफ जाएगा तो उसको हम लोग सी ब्रिज कहते हैं या समुद्री हवाएं कहते हैं। तो समुद्र से हवा किस समय धरती पर आएगा, ठीक है, और धरती का हवा किस समय समुद्र की तरफ जाएगा, ये चीज को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आप समझते हैं कि जल का सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होता है। अब इसको हम क्यों समझा रहे हैं? जल का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है कि जल को बहुत अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाकर के उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है ना। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसमें जितना हीट हमको देना पड़ता है, अन्य कोई भी वस्तुओं में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसमें उतना हीट की आवश्यकता नहीं होती है जितना कि जल को होती है। जल को टेम्परेचर बढ़ाने में होता है। तो जिस समय दिन के समय में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश धरातल के ऊपर पड़ते हैं, तो धरातल के साथ साथ समुद्र के ऊपर भी उतना ही इंटेंसिटी का प्रकाश पड़ते हैं। क्लियर? तो यहां पे होता क्या है कि जो लैंड के अंदर या जो धरातल के अंदर जो जलवाष्प है या जो भी मटेरियल है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। किसके बनिस्पत? जल के बनिस्पत। इसलिए यहां पर क्या होता है कि वो वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर उठ जाने से यहां निम्न वायु दबाव का क्षेत्र बन जाते हैं, है ना, दिन के समय में। और समुद्र के तरफ क्या होता है, चूंकि पानी को गर्म होने में अधिक टाइम लगेगा, इसलिए वहां पर उच्च दबाव का क्षेत्र बना हुआ रहता है ना। वहां चूंकि ठंडा है और उसको गर्म होने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए उधर क्या होता है, उच्च वायु दबाव का क्षेत्र बना हुआ होता है।
तो दिन के समय में हमेशा क्या होता है कि समुद्र की जो हवाएं हैं, जहां पर उच्च वायु दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, वो समुद्री हवाएं स्थल की तरफ मूव करने लग जाते हैं और इसी को हम कहते हैं समुद्री हवाएं, इसी को कहते हैं सी ब्रीज कहते हैं। समझ में आ गया? तो दिन के समय में क्या होता है कि 12 बजे के बाद सी ब्रीज होना शुरू हो जाते हैं, है ना। सी ब्रीज इसलिए शुरू हो जाते हैं क्योंकि हीट 12 बजे तक क्या हो जाता है कि हीट से पूरा धरती गर्म हो जाते हैं और यहाँ का वायु ऊपर उठ जाते हैं, जिससे कि धरातल के तरफ क्या हो जाता है, निम्न वायु दबाव का क्षेत्र बन जाता है। और चूंकि समुद्र का जल में बहुत अधिक गर्मी होने के बाद ही उसमें क्या होगा, वाष्प उत्पन्न होगा या गर्म होगा, इसलिए वहां पे उच्च दबाव का क्षेत्र बना हुआ रहता है और इसलिए कहता है दिन के समय में सी ब्रीज होते हैं, अर्थात समुद्री हवाएं प्रवाहित होते हैं। लेकिन आधी रात के बाद क्या होता है? आधी रात के बाद क्या होता है? आधी रात के बाद हो जाता है लैंड ब्रीज, मतलब उसको कहते हैं स्थलीय हवाएं। तो स्थलीय हवाएं आखिर रात में 12 बजे के बाद ही होता है, क्यों? तो देखिए, रात में होता क्या है कि जब भी सूरज का प्रकाश धरातल पे नहीं आने लगता है, अर्थात सूर्यास्त हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि जल्दी हमारा धरातल ठंडा हो जाता है। आप जानते हैं कि जल अगर ज्यादा देर में गर्म होता है तो ज्यादा देर में ठंडा भी होगा, है ना। और अगर धरातल जल्दी गर्म हुआ तो जल्दी ठंडा होगा। आप समझ गए? तो इसलिए धरातल का जो वायु है वो जल्दी ठंडा हो जाता है ना, क्योंकि उसको सूरज का प्रकाश संध्या समय नहीं मिल रहा है, सूर्यास्त हो गई है। इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हो जाता है उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है रात में। और समुद्र का जल चूंकि अभी भी गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि वो दिन भर हीट से क्या हुआ, तपा, और हीट से तपने के बाद वो देर में क्या होगा, देर में वो ठंडा भी होगा। इसलिए वहां पर क्या हो जाता है, निम्न वायु दबाव का क्षेत्र बना हुआ रहता है। और रात के समय का बात कर रहे हैं, रात के समय में धरातल में क्या हुआ, उच्च वायु दबाव का क्षेत्र बन गया और समुद्र के ऊपर का जो तल है वहां पर क्या हो गया, निम्न वायु दबाव का क्षेत्र बन गया। अब क्या होता है कि धरातल की हवाएं समुद्र की तरफ मूव करने लग जाता है। तो चूंकि धरातल की हवाएं समुद्र की तरफ मूव कर रहा है तो नाम क्या होगा, उसी को लैंड ब्रीज कहते हैं। याद रखिएगा, इसको लैंड ब्रीज कहते हैं या इसको कहते हैं स्थलीय हवा। तो आप इस संबंध में क्लियर हो गए हैं कि आखिर समुद्री हवा कब बहते हैं, कैसे बहते हैं आखिर, ठीक है, और धरातल की हवाएं कब बहते हैं और किस प्रकार बहते हैं। क्लियर हो गया? तो हम समझते हैं कि आज का जो हीट का मैंने वीडियो बनाया वो हीट का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो आप जो नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो इसको शेयर जरूर करिए। थैंक यू।